नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर साहब, एक नया महाज आपके खिलाफ जो है वो खड़ा होने जा रहा है ईद के बाद। खसूसी तौर पर इमरान खान साहब कह रहे हैं वो खुद कैंपेन को लीड करेंगे और इस टाइम सिर्फ उसका मरकज इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरा मुल्क होगा और हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इस वजह से इस दफा हम थमने वाला तूफान नहीं है। कैसे देखते हैं सर इस डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई मौजूद है हमारी असम्बली में भी, और ये कोई पहली बार ये बात नहीं हुई। उन्होंने कोशिश की है। इस वक्त के जो हालात हैं ना, जो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिशियन, कि ये हालात उनके लिए मौजूद नहीं है कि वो ये इन हालात में एहतजाज की कोई कॉल दें या उनके कोई बड़े लोग उसमें आएँ। जहाँ भी वो जिस तरह भी कॉल करेंगे वो जेल से खुद कर लें एड्रेस, वो तो बल्कि मैं ये महसूस करता हूँ इससे अपना वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि इन हालात में जबकि इंडिया हमारे ऊपर एस्केलेशन कर रहा है और वो बाकायदा जंग का धमकियाँ दे रहा है, तो लोग इस वक्त ये इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि हमारे ही मुल्क में कोई पार्टियाँ अपनी हुकूमत के और अपने अफवाज के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज शुरू कर दें, और ये उसके लिए मुनासिब, पीटीआई के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। बाकी उनकी मर्जी है, पॉलिटिकल पार्टी हैं और एहतजाज हमारे आइन में का हिस्सा है। अगर वो खुद भी बधिर दें इस पर तो वो अपने आप का ही नुकसान करेंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं, हम उनको उनसे बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं और उनको फेस करने के लिए भी तैयार हैं। साहब, आप समझते हैं उनको वो ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही है जो कि वो लेना चाह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ना ही उनके लोगों से उनकी मुलाकातें कराई जा रही हैं, ना ही उनके जमात को जलसे जुलूस या रैली करने दी जा रही है, ना ही उनको किसी अहम मशवरे में शामिल किया जा रहा है। आप समझते हैं किसी भी आपकी सियासी पार्टी पे भी चूंकि ये वक्त गुजरा है तो इस तरह की पॉलिटिकल सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, लेकिन जो है ऐसा हो पा नहीं रहा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में डायलॉग से मसाइल का हल करना है। वो डायलॉग पे आए कब है? मामला जो नहीं हो रहा तो किस तरीके से हो जाएगा? क्या वो तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो तो हमारे साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं। वो कहते हैं सर आप मुलाकातें नहीं करा सकते तो आपके पास किस तरह से बैठे? आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास वो चीज नहीं है जो आप हमें पेश कर सके, तो आपके साथ क्यों बैठे फिर हम? नहीं तो पहले ही उनको समझ आ गई है बैठने से पहले ही कि हमारे पास चीज नहीं है, तो फिर उन्होंने डिस्कस क्या करना है? अगर पहले ही मुतालबात मनवा के उन्होंने बैठना है। सर वो कह रहे थे कि पिछली हम मुज़ाकरात की नशस्त हुई, वो सिर्फ इस बात पर खत्म हो गई कि इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे पार्टी लीडर्स, लेकिन उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इस हुकूमत के पास इतना तो मैंडेट है नहीं कि वो किसी लीडर की उसके कारकुनान से मुलाकात करा दें, तो फिर मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठते हैं? देखिए, बात ये है कि वो खुद बैठे मुज़ाकरात कर भी रहे थे, और वो उसके जो डेट भी दे के फाइनल डेट देने के से पहले ही उन्होंने फिर एहतजाज शुरू कर दिया। ये आज से नहीं है, पिछले कोई 10-11 साल से उनका यही रवैया है। वो किसी जगह कभी भी किसी के साथ बैठे नहीं है। पिछले 10 साल में इस पार्टी को बता लें, वो तो सिर्फ एहतजाज की पॉलिटिक्स करते हैं। उस वक्त से जबकि प्रेसिडेंट शी ने आना था चाइना के, उन हालात में भी उन्होंने कहा जी धरना दिया हुआ था। अब मुझे बताइए कि इन बातों से वो अगर कई बार तो कह चुके हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट पॉलिटिकल बात करें। अभी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहे, एक तरफ तो जमहूरियत के उनके दावे और उनके सारे के बड़े वो चाहते हैं कि मुल्क में हर जगह प्रिवेल करे इंसाफ, और दूसरी जगह वो बात ही सिर्फ नहीं करते कि वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो ये क्या फिर बात है? वो मुझे तो कोई इनकी कभी समझ नहीं है कि कौन सा पॉलिटिकल, और एक ही बदस्तूर मीटिंगें हो रही हैं रोज। आप पेपरों में भी देखते होंगे, अखबारों में भी देखते होंगे, और न्यूज़ में भी आता होगा कि कई लोगों से तो वो मिल चुके हैं। कौन है जो नहीं मिला है? एक दिन में कई लोग तो उनसे मिलते हैं। तो जो डिसीजन लेते हैं वो तो सिर्फ एहतजाज की बात करते हैं। वो उनका राइट है। देखिए, मैं तो कोई उनको एहतजाज से मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर उनको एडवाइस कर सकता हूँ एज देयर फ्रेंड्स कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है मुल्क के लिए। मुल्क इस वक्त हमारा बहरान में है, और ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम इसमें आपस में कन्फ्लिक्ट करें। अपने जो है ना जो भी मामलात हैं वो भी सुलझा लेंगे, लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला हमारे अपने मुल्क का है कि वो हमारा दुश्मन बुरी नज़रों से हमारे ऊपर
वार कर रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर की बातचीत सुन लें, वो कहते हैं कि मेरे साथ इतना बड़ा आबादी का मुल्क है, 6 गुना पाकिस्तान से आबादी है इंडिया की, उनकी तमाम पार्टियां एक जगह पे हैं, और हमारा अनफॉर्चुनेट है कि इस मौके पे भी हमें इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं कि ये क्रूशल मौका है, जबकि मुतवातर हमें धमकियां दी जा रही हैं। तो ये बात तो, और लोग इसमें इस वक्त तैयार नहीं है। जो फौज ने जिस तरह से माशाल्लाह हमारे डट कर मुकाबला किया है इंडिया का और उनके एग्रेशन का, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो लोग तो इस वक्त सराह रहे हैं हुकूमत को। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजारत आज़मा में उनकी जो हुकूमत उनकी है, उन्होंने बहुत स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया, बड़े तहम्मुल से और बड़े ही बुर्दबारी से उन्होंने कैसे सारे साहब, मामलों को उनके हैंडल और किया। आपके दरमियान जो एक बड़ा तनाज़ा है वो फॉर्म 45 फॉर्म 47 का है। आज तो आपके अपने इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं कि PP 52 सियालकोट में जो इलेक्शन था, हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ 47 से जीतना जानती है और इसी वजह से पोलिंग एजेंट्स को निकाल बाहर करती है, अपनी मर्जी से जो है रिजल्ट्स मैनिपुलेट कर देती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? यानी आपके अपने इत्तेहादी भी वही सवाल उठा रहे हैं जो कि इमरान खान साहब और PTI उठा रहे हैं? वो सिर्फ हसन मुर्तज़ा साहब मेरे इत्तेहादी, हमारे इत्तेहादी तो हैं ही, लेकिन वो मेरे हल्के से मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट किए है। और वो मुझे बताइए कि हमारे फैसलाबाद डिवीजन के 4 डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से हसन मुर्तज़ा भी इलेक्शन लड़ते हैं। चंजोट डिस्ट्रिक्ट है, और झंग डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट। इन 18 में से 15 सीट जीत कर तो PTI के मेंबर MNA बैठे हैं, सिर्फ 3 सीटें हम, और फिर भी उनका इतराज खत्म नहीं हो रहा। किस तरह, उन्होंने खुद देखा है इलेक्शन किस तरह हुआ है। 18 में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं इस पूरे जी हाँ, पीपल पार्टी के वो तो रहनुमा हैं, लेकिन उन्होंने देखा है कि PTI ने जीती है। और जो इलेक्शन उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा है, कभी उसकी कंप्लेंट नहीं की उन्होंने अपने इलेक्शन की भी। तो बात ये है कि कौन सी वो बात करते हैं फॉर्म 47 और 45 की। मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि पीपल पार्टी तो हमारा एलाई पार्टी है, हमारे साथ मिल के बैठी हुई है। और मैं नहीं समझ आता आज तक पीपल पार्टी को इस किस्म की बातों से परहेज करना पीपल्स पार्टी चाहिए। कहती है हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किए बगैर आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो हमारे साथ बैठे किस लिए है? तो ये अलाई पार्टी है हमारी, मिलके तो हम असेंबली में एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जब चाहें पीपल पार्टी वाले, वो तो देखिए किसी पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी नहीं है इस असेंबली में, मिल के कोलिशन गवर्नमेंट है, अदरवाइज तो हम कोई चीज़ पास नहीं करवा सकते। हर बिल को वो पास करते हैं पीपल पार्टी, हर जगह वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी ये बात जो करे, इसको ये कोई मुनासिब बात नहीं है। अब एक और भी बात सामने आ रही है, वो ये है कि अगर PTI के रहनुमा जिस तरह 9 मई में नामजद थे अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, वो जो है उनको सज़ा हो गई, नाअहल हो जाएंगे। मुख्तलिफ PTI के रहनुमा नामजद हैं। आज भी उमर अयूब के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भेजा गया है। तो आप समझते हैं कि PTI की अगर नशिस्तें खाली होती हैं, उन पर बाय इलेक्शंस होते हैं, नून लीग आ जाएगी, पीपल्स पार्टी का उसको इतना खौफ नहीं रहेगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इस वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। ये तो सिर्फ आप टेलीविज़न पे ये बात कर सकते हैं, एक्चुअल रियलिटी बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। जो आपकी कोर्ट्स जो हैं वो गैर जानबदार हैं, उनमें बाकायदा मुकदमे जो भी है उनके फैसले हो रहे हैं। और अगर कोई चीज़ कोर्ट्स में है तो खुद PTI ने कभी उनको इतराज़ नहीं किया कि कोर्ट्स में के मामला। तो इसमें तो पार्टियों को कोई है नहीं, जो कुछ है फैसले हो रहे हैं, अगर उनके बड़े बड़े वकील उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और ये मामला तो कोर्ट के हैं ना। इसमें हम तो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल बातचीत है वो ज़रूर आके कोई करना चाहता है, उसमें मुआशरत के मामले हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान के आपस माबैन जो मामला हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ वक्त नहीं है कि PTI ने ये सोचा है कि वो एहतजाज करेगी, तो ये वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगी। बाबर नवाज साहब ने जो है रेफरेंस भेजा है उमर अयूब साहब के खिलाफ स्पीकर को, स्पीकर ने वो अरसाल कर दिया इलेक्शन कमीशन को। उमर अयूब साहब आपको पता है अपोजिशन लीडर हैं। आप समझते हैं इससे मजीद जो इस्तेकाम की थोड़ी बहुत फजा पैदा हुई थी, थोड़ी बहुत हमें यूनिटी का चांस मिला था, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा? देखिए, हम तो आज पिछले 10 साल से इनसे कह रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है। वो तो जब पिछली बार
पीटीआई के दौर में इंडिया ने हमला किया और उनके पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया, तो उसके बावजूद वो उस वक्त भी किसी पार्टी के साथ नहीं बैठे। वो तो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स को बिलीव करते हैं। इस वक्त भी देखिए ना, उनकी बड़ी पार्टी थी, जो इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आए, सबसे बड़ी पार्टी नंबर के हिसाब से पीटीआई थी कौमी असम्बली में। अगर वो किसी पार्टी के साथ भी मिल जाते तो उनकी हुकूमत बन सकती थी, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने इंडिविजुअल ही काम करना है, किसी के साथ बातचीत भी नहीं करनी, ना किसी के साथ मिलके एलआई पार्टी के हिसाब से हुकूमत बनानी। कैसे साहब, पर्सनली आप इत्तेहाद के बड़े दाई हैं, आप कोशिश करते हैं टेबल पे मामलात हल हों, लेकिन इस तरह की मूव करना इतने क्रूशल टाइम पे उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस भेजना, इसको पर्सनली आप कैसे देखते हैं? क्या ये होना चाहिए था? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ये तो अब कानूनी मामलात है ना, कि ये तो बात की बात है, कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या हुआ है, क्या हकीकत है। अभी स्पीकर साहब के पास अगर कोई रेफरेंस आएगा तो वो तो भेजेगा ना, ये तो उनकी फराइज में शामिल है, तो ये तो फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, नहीं तो ये मामलात तो दूर तक जा ही रहे हैं। जब दोनों तरफ से वन साइडेड, दोनों तरफ से, मैं गलत कह गया, मतलब उनकी तरफ से हमेशा यही बात होती रही। हम तो कह रहे हैं कि आके बैठिए, बातचीत तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, मुज़ाकरात होने चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मिल बैठ के ही मसाइल का हल निकलता है। या आप बता दें और क्या तरीका है। हम तो अभी भी उनको कह रहे हैं कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों से या आके मुज़ाकरात कर लें, ताकि सियासी मामलात को सियासी तरीके से सुलझाया जाए। सर, ये IMF ड्रिवन बजट होगा, आप बड़ी ग्रिप रखते हैं फाइनेंस के मामलात पर, क्या कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं आवाम को इस बजट में? जी, ये देखिए IMF के हम प्रोग्राम में हैं। IMF की तो ज़रूर इसमें डायरेक्शंस हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन हम अपने सियासी अंदाज से भी बजट को फाइनलाइज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आम लोगों को इसमें काफ़ी रिलीफ दें। सबसे पहले तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम हो रहा है। फिर लेकिन सर IMF कहता है कि उस पर लगेगा टैक्स। IMF की ये शर्त है कि उस पर लगेगा। टैक्स तो लगेगा, उसमें कम हो रही, परसेंटेज कम की जा रही है। और दूसरी बात, कैसे सर, पहले भी यही इशू उठा था पिछले बजट पे भी, कि आपने सैलरीड क्लास पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था, वो टैक्स जस्टिफाइड नहीं होता था, उस पर तनकीद हुई। आपने कहा था कि इसके मुकाबले में, इसके कंट्रास्ट में हम ताजरों पे भी टैक्स लगाएंगे, लेकिन टैक्स कलेक्शन FBR में ताजरों के जरिए कितनी हुई, सैलरीड क्लास से कितनी हुई, वो बड़ा वाज़ेह फर्क है। तो इसको अब मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे सर? मैंने तो आपसे ये कहा ना कि इस बार उसमें जो सैलरी तबका है उसके टैक्स का परसेंटेज को कम करने का हमारी तजवीज़ है। और फिर आपने रिलीफ का पूछा, तो पाकिस्तान में 1 करोड़ फैमिलीज़ को, जो कि जिनके 4-5 करोड़ अफराद होते हैं, उसमें हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बहुत बढ़ा रहे हैं। हम अपने सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारा जो इंक्रीज़ कर रहे हैं फंड्स की जो एलोकेशन, वो इस तरफ है। और फिर सैलरी तबके को मैंने बताया। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि SME जो इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, तो उनको ज़्यादा बैंक के कर्जे दिए जाएं, कि उनके पास कर्जा लेना बहुत मुहाल होता है, उनको आसान कर रहे हैं उनको, ताकि वो आसानी से कर्जे ले सकें। तो आम आदमी, देखिए हमारे पास गुंजाइश तो कम है, कोई इतनी ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्योंकि हमारा IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है, और जो जिन जैसे एग्रीकल्चर पे रिसेंटली एग्रीकल्चर की परसेंटेज लगाई गई टैक्स, उस पर नाफिज हुआ, पहले भी था लेकिन उसको सही तरह वसूली शुरू हुई। तो इन मामलात को हमने एडिशनल रेवेन्यू भी हासिल करना है, और जो भी बेनिफिट होंगे हम तकरीबन 1000 अरब रुपए की जो तरक्याती प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, जिसमें से एडिशनल रेवेन्यू तो टैक्स कलेक्शन के थ्रू उनसे हासिल होना है जो इलीट क्लास हैं, जो इस मुल्क में चोरी भी करते हैं, टैक्स देते भी नहीं हैं, उसके बाद उनके पास इतने ज़खायर भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, उनसे टैक्स वसूलियां होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन हुकूमत अभी तक इसमें नाकाम नजर आ रही है। लास्ट क्वेश्चन टू यू। नहीं, बहुत ज्यादा टैक्स, इनकम टैक्स तो बहुत ही बड़ा है। आज ही फिगर्स आप पेपरों में है, आप देख लीजिए कि इस साल हमने बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल की है। और क्रैकडाउन से मैं आपको बताऊं, मैं एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, कि क्रैकडाउन से नहीं होते टैक्स वसूल। और बात यह है कि दोनों तरफ देखें ना, सिर्फ बिजनेसमैन को आप करेंगे,
उनको भी चेक करें, जो कि दूसरी साइड में हमारी गवर्नमेंट की साइड सर में जब जो सैलरीड क्लास ऑफिसर्स ज्यादा देगी तो वो बेचारे उनसे जबरदस्ती निकलवा लिया जाता है, जो बिजनेसमैन है वो देने को तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर बात है सवाल तो पैदा होगा। कौन बिजनेसमैन से ही तो टैक्स लेते हैं आप। बिजनेस ये जो परसेंटेज इनकम टैक्स की है, कहाँ से आप पर देख लीजिए एग्जैक्ट पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना बढ़ा है उसका। बिजनेसमैन तो बहुत ज्यादा इस वक्त निचोड़ा गया है, उसके ऊपर जो टैक्स का रेट है बहुत हाई है। तकरीबन आप ये समझिए कि ये 15% जो फर्दर टैक्स है इसका, जो कि वो पहले 29% तक वैसे कारपोरेट टैक्स है, और अभी 8% 10% तक तो और उसका एडिशनल टैक्स लग गया हुआ है। तो ये तो दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा रेट नहीं है, और तमाम कारपोरेट सेक्टर और हमारे बड़े बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा टैक्स के इस वक्त तकलीफ में है। इसीलिए तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही इस टैक्स रेट पे। आप वो भी एक लिमिट थी ना, हर जगह कितना आपने टैक्स लेना है, लेकिन उसके बावजूद बिजनेसमैन टैक्स देने को तैयार है। हमें वहां भी देखना है कि फैसिलिटेट क्या करना है, और उनको बार बार के नोटिस अगर सख्ती से वसूल नहीं किया जा सकता, उनसे हमने वसूल जरूर करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख के साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबरजेदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।